जी नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीएससी जीके बाय रविंद्र में। पिछली क्लास में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। देखो, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, इससे आगे अपन आज पढ़ेंगे। और ये जो क्लासें हैं स्कूल व्याख्याता और आरपीएससी सेकंड ग्रेड और अन्य जो आरएएस जो एग्ज़ाम्स हैं इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो कंटेंट है बहुत ही क्वालिटी वाइज कंटेंट है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। देखो, अनुच्छेद 62(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जैसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो क्या है, बहुत ही आवश्यकता है। मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं रह सकता, है ना। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 62(2) के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने। देखिए, अनुच्छेद 62(2) में हमने क्या पढ़ा था कि मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की दशा में रिक्ति के 6 माह की अवधि में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर नए जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन आवश्यक है। कब? जब राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो गया, चाहे वो मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से, तो 6 महीने के अंदर रिक्ति जो है नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट बात है अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब राष्ट्रपति का जो पद अचानक खाली हो गया तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के जो पद के जो कर्तव्य हैं उनका क्या करेगा, निर्वहन करेगा। ये कहाँ पे लिखा है? अनुच्छेद 65 में लिखा है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन मुक्तियाँ मिलेगी, प्राप्त होंगी। मतलब जब राष्ट्रपति का काम करेगा तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं और उन मुक्तियां हैं वो सारी क्या होंगी, प्राप्त होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति के जो कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन बाद में देखो, लेकिन अनुच्छेद 70 के अनुसार अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उपबंध की शक्ति संसद को प्रदान की गई। मतलब इसके अलावा कोई भी अचानक जो रिक्ति है तो अनुच्छेद 70 में क्या कहा है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के जो कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उपबंध की जो शक्ति है, मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को है। तो इस उपबंध के तहत संसद ने राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 पारित किया। इसके तहत ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश को निर्धारित किया गया। तो देखो, अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 70 ये कहता है कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उपराष्ट्रपति नहीं है तो संसद को शक्ति दे दी कि आप कानून बना सकते हो। उपबंध करने की शक्ति जो संसद को दे दी। अब इस उपबंध के तहत क्या होगा, संसद ने क्या किया, राष्ट्रपति कर्तव्य अधिनियम 1969 क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के जो निर्वहन हेतु भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मान लो मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसको क्या किया गया, निर्धारित किया गया। इसके बाद में बात करते हैं 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। देखो, 3 मई 1969 को
जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद में 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी ने त्यागपत्र के परिणाम स्वरूप उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति का जो है पद है वो खाली हो गया। इसके बाद इस परिस्थिति में भारत के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या किया, निर्वहन किया। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ। राष्ट्रपति के कौन कौन से तो विशेषाधिकार हैं और कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ ये अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 361 में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के विशेष अधिकारों का क्या उल्लेख है। देखो यह प्रावधान अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता का क्या है, अपवाद है। अनुच्छेद जो 14 है ना, ये जो प्रावधान है ना 361, देखो दोबारा से देखते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 361 में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो विशेष अधिकार हैं उसका क्या है, उल्लेख है। और ये जो अनुच्छेद 361 जो है, मतलब ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता का क्या है, अपवाद है। मतलब ये यहीं पे अपवाद है, बाकी नहीं है। अब देखो इसके बाद में बात करें, अनुच्छेद 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो देखो मान लो राष्ट्रपति ने कुछ गलत काम कर लिया, अनुच्छेद 361 क्या कहता है, अनुच्छेद 361(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने किसी भी कर्तव्य के लिए, मान लो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है तो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो न्यायालय को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा उसको। जी देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखो अनुच्छेद 361(1) को दोबारा से चर्चा करते हैं। इसके अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति अपने किसी भी कर्तव्य के लिए, मतलब उसने चाहे सही किया हो या गलत किया हो ना, किसी भी कर्तव्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 361(b) क्या कहता है। अनुच्छेद 361(b) के अनुसार देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब जो प्रेसिडेंट है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में ना दंडनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती, जैसे जिससे राष्ट्रपति को दंड दिया जाए। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 361(2) में है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 361(3). अनुच्छेद 361(3) इसके अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। कोई सा भी न्यायालय हो, 361(3) कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 361(4) कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 361(4) क्या कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो दीवानी जो मामले हैं वो तभी लाए जा सकते हैं जब आप उसको 2 महीने पहले सूचना दें। चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट बात है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी क्या क्या शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद जो 53 है इसके अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जितनी भी कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो जिसका उपयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। देखो अनुच्छेद, हाँ, जिस संविधान के अनुसार वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं ना उनके माध्यम से वो कार्यपालिका जो शक्ति उसको मिली है उसका उपयोग करेगा। तो देखो दोबारा से देखते हैं कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और जिसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान के अनुसार देखो जिसका वह स्वयं
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करेगा, यूज़ करेगा। अनुच्छेद 74(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और आगे देखते हैं, इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। इसलिए राष्ट्रपति जो होता है अपनी जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ उसको मिली हैं वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 74(2). अनुच्छेद 74(2) क्या कहता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या दी तो क्या दी। देखो अनुच्छेद 74(2) क्या कहता है कि किसी भी न्यायालय में इस विषय की जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी और सलाह दी तो क्या दी, है ना। इस चीज़ की कहीं पे जांच नहीं हो सकेगी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, पुनर्विचार के उपरांत मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने हेतु बाध्य होगा। देखो पुनर्विचार किया और उसके बाद में मंत्रिपरिषद की परामर्श है ना, उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की जो सलाह उस पर कार्य करने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी क्या क्या शक्तियाँ हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रिपरिषद का गठन करना। तो देखो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, है ना, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। देखो अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और अन्य जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है ना, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने जैसी शब्दावली जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता है ना उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। बहुमत दल का नेता है ना, ये शब्दावली संविधान में नहीं है कहने का मतलब। लेकिन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इस कारण से राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में जो बहुमत दल के जो नेता होता है ना उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो क्या होगा कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना एक स्वस्थ परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। देखो जैसे लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति के देखो सबसे बड़ा दायित्व क्या है कि सबसे बड़े जो दल है उसको सरकार बनाने के लिए क्या करेगा? आमंत्रित करेगा। ये एक स्वस्थ परंपरा है, बाकी संविधान में ऐसा नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं सरकार के कार्यों का संचालन करना। तो देखो अनुच्छेद 77(1) क्या कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाती है। देखो भारत सरकार की जो जितनी भी समस्त जो कार्यपालिका जो कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है ना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है 77(2), अनुच्छेद 77(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 77(2) इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति अपने नाम से दिए जाने वाले आदेश के संबंध में नियम बना सकता है। 77(2) क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने नाम से जो दिए जाने वाले जो आदेश हैं उनके संबंध में नियम बना सकता है, और इन आदेशों को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वे राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश नहीं है। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि वे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश नहीं है ये, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 77(3). इसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए तथा मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा। देखो
राष्ट्रपति क्या करेगा, 77(3) क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के जो कार्य हैं वो अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब किस हिसाब से मंत्रियों में कार्य का बंटवारा हो। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने कार्य आवंटन नियम 1961 बनाए। और इसी के नियम 4 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों के कार्यों का क्या करता है, आवंटन करता है। देखो भारत सरकार ने क्या किया, कार्य आवंटन नियम बनाए 1961 में। इसी के नियम 4 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को कार्यों का क्या करेगा, आवंटन करेगा। इसके बाद में देखते हैं नियुक्ति संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखो सीधी सी बात है कि जो राष्ट्रपति है अपनी जो कार्यपालिका जो शक्ति है इसके तहत जो है यहाँ पे जो कुछ पदाधिकारी दे रखे हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी दे रखे हैं, इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। सबसे पहले महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किसके तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की। और अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके बाद में अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि उच्च जो न्यायालय है उसके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना। देखो इसके अलावा देखो अनुच्छेद 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल व प्रशासक। 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के जो यूनियन टेरिटरी है ना उसके उपराज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 239 के अनुसार। इसके बाद में बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री या मंत्री, इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 239 ए के अनुसार करता है। देखो यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो नियुक्ति है 239 ए के अनुसार क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसके बाद में देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 346 के अनुसार करता है। संघ जो लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 346 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कह सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है 316 के अनुसार ही राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 346 के अनुसार की जाती है। इसके बाद में देखो अनुच्छेद 324 क्या कहता है, उसमें राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 338 क्या कहता है, अनुच्छेद 338 कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 ए क्या कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 बी क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। एम्बेसडर जो होते हैं ना, राजदूत या उच्चायुक्त जो होते हैं ना विदेशों में, उनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है इनके जो कुलपति जो होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं पद से हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटा सकता है, जिसे 3 तरीकों से समझा जा सकता है।
देखो राष्ट्रपति जो अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनको पद से हटा सकता है, और जिसको अपन 3 प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो एक होता है प्रसाद पर्यंत, एक होता है प्रसाद पर्यंत। देखो कुछ पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत से क्या तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें बिना कारण बताए और बिना किसी प्रक्रिया के किसी भी समय हटाया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत देखो कई पद होते हैं ना, जैसे अपन कई पद ऐसे पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें बिना कोई कारण बताए और बिना किसी प्रक्रिया के किसी भी समय हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। राष्ट्रपति जो है ना, इस शक्ति का उपयोग किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब देखो इन पदों पर कौन कौन आदमी आते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? संघ सरकार के मंत्री हो गए, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। महान्यायवादी हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गया, संघ सरकार के मंत्री हो गए। इसके बाद राज्यपाल हो गया, राज्यपाल जो है ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब चाहे मन किया जब हटा दिया, जब चाहे लगा दिया ना। संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल व प्रशासक, यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, उसके क्या उपराज्यपाल और प्रशासक जो होते हैं, इनको भी हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं, जब मर्जी चाहे हटा दिया, जब चाहे लगा दिया ना। और 5th है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मंत्री, जो यूनियन टेरिटरी है ना दिल्ली, उसके जो मंत्री है ना, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। कि संसद के समावेदन पर है ना, राष्ट्रपति किन किन को पद से हटा सकता है? देखो निम्नलिखित पदाधिकारियों को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इन अधिकारियों के विरुद्ध पद से हटाने का संकल्प संसद द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत पारित कर दिए जाने के उपरांत इस संकल्प पत्र पर राष्ट्रपति के आदेश से उन्हें पद मुक्त कर दिया जाता है। देखो सीधी सी बात है कि पदाधिकारियों को संसद से क्या कराना पड़ेगा? समावेदन करवाने पर पद से हटाया जा सकता है। अब इसके लिए क्या होता है कि अधिकारियों के विरुद्ध पद से हटाने का एक संकल्प पत्र संसद द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत पारित किए जाने के बाद इस संकल्प पत्र पर राष्ट्रपति क्या करेगा? आदेश देगा, और उसके बाद में वो आदमी पद से मुक्त हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं जो एक निश्चित प्रक्रिया या संसद के समावेदन पर पद से मुक्त करता है राष्ट्रपति? एक है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वो जो है संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसको भी संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको भी संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा देखो एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और एक होता है राज्य चुनाव आयुक्त, इनको भी संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा संसद के समावेदन पर हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं ना, उनको राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा दिया जाता है। अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा दिया जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन वह उसे हटा नहीं सकता। राज्य चुनाव आयुक्त को वो हटा नहीं सकता। राज्य चुनाव आयुक्त को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखो लगातार राज्यपाल है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाता कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन वो संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि राज्यपाल उसे निलंबित कर सकता है। जो राज्य चुनाव आयोग जो है आयुक्त है, उसको राज्यपाल क्या करता है? केवल निलंबित करता है, निलंबित कर सकता है। देखो नेक्स्ट है
सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर, रिपोर्ट पर किन किन को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित पदाधिकारियों को हटाने के लिए उन पर उनके विरुद्ध क्या होगी, सबसे पहले जांच सर्वोच्च न्यायालय में चलती है और जांच में दोषी पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से इन्हें पद मुक्त कर दिया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे दोषी हैं जिनको पहले जांच चलेगी उसके बाद में पद मुक्त करेगा राष्ट्रपति। तो देखो ये पहला आता है, वो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको पहले संसद में जांच चलेगी, उसके बाद में राष्ट्रपति पद मुक्त करता है। दूसरा है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। एक है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। इन तीनों को है ना पहले हाई कोर्ट में पहले जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इनको पद से हटाया जा सकता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखो राज्य जैसे आरपीएससी हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। परंतु वह उन्हें पद से हटा नहीं सकता, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर, सर्वोच्च न्यायालय में जांच होगी, प्रतिवेदन के आधार पर इन्हें पद से हटाने की जो शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। चलते हैं नेक्स्ट। एक और यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं, सदस्यों को नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनसे पद से कौन हटाएगा, उनको पद से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। अब देखो विभिन्न आयोगों का जो गठन है, विभिन्न आयोगों का गठन, देखो राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोगों एवं परिषदों का गठन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं, परिषद है, उनका गठन करता है। सबसे पहले है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, अनुच्छेद 263 के अनुसार। वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन करता है, वित्त आयोग का। राजभाषा आयोग का गठन करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। देखो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, और अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, देखो राष्ट्रपति की संसद और कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रपति की जो संसद और कानून निर्माण की जो शक्तियाँ हैं ना, उनको विधायी शक्तियाँ कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, भारत में संसदीय शासन होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के बीच में कैसा संबंध है, गहरा संबंध है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। देखो सीधी सी बात है कि भारत में जो संसदीय शासन है, तो संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों होती हैं, जिनके बीच में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। और अनुच्छेद 79 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद में बात करते हैं, संसद में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है, और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 86 में। अनुच्छेद 86 में क्या है कि संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 86। देखो इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकेगा, और इस हेतु सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। देखो सीधी सी बात है सबसे पहले अनुच्छेद 86 में क्या है, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण है और संदेश भेजने का अधिकार है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन में अभिभाषण दे सकता है, और इस हेतु सदस्यों की जो उपस्थिति है उसकी अपेक्षा कर सकता है कि वह सदस्य तो आएंगे ही। इसके बाद में देखते हैं,
राष्ट्रपति संसद के किसी एक लंबित विधेयक पर विचार करने हेतु संसद को भेज सकता है। जैसे मान लो कोई विधेयक है और उस पर संसद लंबित जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति जो है संसद को विचार के लिए भेज सकता है। और उसके आगे देखते हैं, राष्ट्रपति इस संदेश के उपरांत संसद के उस विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करती है। देखो, राष्ट्रपति के ये जो संदेश भेजा है विचार करने के लिए, उसके उपरांत क्या होता है, संसद जो है उस विषय पर है ना सुविधा के अनुसार शीघ्रता से क्या करती है, विचार करती है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद जो 86 है उसके अंतर्गत यह उपबंध राष्ट्रपति के अधिकार के रूप में वर्णित है कि अनुच्छेद जो 86 क्या कहता है कि किसी भी जो कानून है उसको विचार करने के लिए राष्ट्रपति जो है संसद के पास पुनः भेज सकता है ना। इसके बाद में है नेक्स्ट है संसद, हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है संसद में विशेष अभिभाषण देना, जो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, प्रत्येक जब भी चुनाव होगा ना निर्वाचन के पश्चात, तो प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक समावेत असेंबल्ड टुगेदर, मतलब लोग राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बिठाकर संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा, है ना। तो देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 में है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक जॉइंट सेशन बुलाएगा, समवेत या असेंबल टुगेदर संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को इसके आह्वान का कारण बताएगा। तो ये है ना। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में है कि राष्ट्रपति का यह जो अभिभाषण है, यह अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो यह अभिभाषण है कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। देखो इसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो उल्लेख है अनुच्छेद 86 में भी है तथा अनुच्छेद 87 में भी है। अनुच्छेद 86 के तहत अभिभाषण के किसी निश्चित अवसर का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 87 में उक्त विशेष अभिभाषण हेतु 2 अवसरों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देखो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ना, ये क्या है, ये अनुच्छेद 86 में भी है और ये अनुच्छेद 87 में भी है। अनुच्छेद 87 में, अनुच्छेद जो 86 है ना, इसमें इस अभिभाषण के ना निश्चित अवसर का उल्लेख नहीं है कि भाई ये कब होगा ना, जबकि अनुच्छेद जो 87 है इसमें जो ये जो अभिभाषण है इसके 2 अवसरों का स्पष्ट इसमें उल्लेख किया गया है। अब 2 वो कौन कौन से अवसर हैं जिसका उल्लेख किया गया है, देखते हैं कि सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, सांसदों की जो अयोग्यता है उससे संबंधित जो विवाद का जो निर्णय है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 103 में लिखा है। इसमें क्या होता है कि सांसदों की अयोग्यता मतलब दल बदल को छोड़कर संबंधित जो विवाद का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखो ऐसा निर्णय करने से पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से क्या करता है, राय लेगा और राष्ट्रपति का यह निर्णय अंतिम होता है। देखो सीधी सी बात है कि सांसदों की जो अयोग्यता से संबंधित जो विवाद का जो निर्णय है वो भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। और कैसे करता है, देखो कैसे करता है, सांसदों की जो अयोग्यता है मतलब दल बदल को छोड़कर उससे संबंधित जो विवाद का जो निर्णय वो राष्ट्रपति करेगा। और जब वो ऐसा निर्णय करेगा तो उससे पहले वो क्या करेगा, वो राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग है उससे क्या लेगा, राय लेगा। और राष्ट्रपति का यहाँ पे जो निर्णय आएगा वो अंतिम निर्णय होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में है नोट लगा के लिखा है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार सांसदों की दल बदल संबंधी जो अयोग्यता के विवाद का जो निर्णय है वो कौन करेगा, पीठासीन मतलब सदन का अध्यक्ष करेगा।
10वीं जो अनुसूची है वो ये कहती है कि सांसदों की जो दल बदल संबंधी जो अयोग्यता है उसका निर्धारण कौन करेगा, तो वो कहते हैं कि पीठासीन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में कौन निर्धारित करेगा, लोकसभा में निर्धारित करेगा लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में करेगा उपराष्ट्रपति, है ना। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कि संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना। राष्ट्रपति का काम क्या है, संसद के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 99 में है। देखो क्या कहता है कि अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या करेगा, शपथ ग्रहण करता है। देखो अनुच्छेद 99 क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक जो सदस्य है अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। ये है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संसद में कुछ सदस्यों का मनोनयन। देखो संसद में कुछ जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 180(3) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्य हैं ये साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको दिया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो देखो संसद में कुछ सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 80(3) के तहत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में जो है ना 12 जो सदस्य हैं इनका क्या करता है, मनोनयन करता है। और वो जो मनोनीत जो करते हैं वो किससे जुड़े होने चाहिए, वो साहित्य से, विज्ञान से, कला से या समाज सेवा के क्षेत्रों से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, और उसमें उनका उल्लेखनीय योगदान होना चाहिए। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश, रिकमेंडेशन आवश्यक है। कौन कौन से विधेयक हैं जिनको संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की जो सिफारिश है बहुत ही ज़रूरी है। देखो सबसे पहले नए राज्य के गठन से संबंधित जो विधेयक है अनुच्छेद 3 में है, तो इस विधेयक को पेश करने से पहले भी राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एक है किसी राज्य के नाम, सीमा अथवा क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक है ये अनुच्छेद 3 में है। तो इसका देखो किसी राज्य का नाम हो गया, सीमा हो गया, क्षेत्र हो गया, इसमें परिवर्तन संबंधी जो विधेयक होगा उसमें भी सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए। इसके बाद में धन विधेयक, इसके बाद में बात करते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 117(1) में है, और इसमें भी क्या है, दूसरा है वित्त विधेयक, और ये है अनुच्छेद 117(1) में, ये भी 117(1) में है। तो इन दोनों को देखो सदन में पेश करने से पहले ना राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। देखो एक और है कि ऐसे कर लगाने वाले विधेयक जिसमें राज्य हितबद्ध हैं, मतलब ऐसे टैक्स लगाने वाले विधेयक जिसमें जिनका राज्य जो है ना उनका हित है, तो अनुच्छेद 271 ये कहता है, तो उसके लिए भी ना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, ये अनुच्छेद 111 है। देखो अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। देखो इसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर वो धन विधेयक नहीं है ना तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन संसद के पुनर्विचार के उपरांत संशोधन सहित या संशोधन रहित जो पारित जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा।
एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन बाद में उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 में, मतलब संसद के द्वारा जो पारित जो संशोधन जो विधेयक है उस पर जो राष्ट्रपति की जो अनुमति होगी उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। इसके बाद में देखो 12वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा। देखो 368 जो देखो 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, और इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद जो 368 है ये संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया। क्या प्रावधान कर दिया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा। बाध्य हो गया राष्ट्रपति यहाँ पे ना। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो अपनी अनुमति रोक सकता और न ही इसे पुनर्विचार के लिए दे सकता है। तो 368 में मतलब संविधान संशोधन जितने भी विधेयक होंगे उन पर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए दोबारा से यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी हमने देखो चर्चा की थी। पहले साधारण विधेयक की बात करते हैं, तो इसमें स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है राष्ट्रपति, और पुनर्विचार के लिए भी दे सकता है। साधारण जो विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति स्वीकृति भी दे सकता है, अस्वीकृति भी दे सकता है, और पुनर्विचार के लिए भी क्या कर सकता है, लौटा सकता है। धन जो विधेयक है इसमें राष्ट्रपति स्वीकृत भी करेगा, स्वीकृति भी दे सकता है, अस्वीकृति भी दे सकता है, लेकिन धन जो विधेयक है ना इसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसके बाद तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान जो संशोधन जो विधेयक है इसमें राष्ट्रपति जो है ना स्वीकृति देनी पड़ेगी, अपनी जो स्वीकृति है उसको रोक भी नहीं सकता। संविधान संशोधन जो विधेयक होंगे उसमें राष्ट्रपति जो है उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी, अस्वीकृति भी नहीं दे सकता, पुनर्विचार के लिए भी नहीं दे सकता। करते हैं वीटो शक्ति के बारे में, जिसको निषेधाधिकार भी बोलते हैं ना। देखो निषेधाधिकार या वीटो शक्ति किसे कहते हैं? संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाने से रोकने की जो शक्ति होती है उसे ही वीटो शक्ति कहते हैं। मतलब संसद के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाने से रोकने की जो शक्ति होती है उसे ही क्या बोलते हैं? वीटो शक्ति बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। मतलब भारतीय जो संविधान है इसमें वीटो जो शब्द है इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया, बल्कि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों को वीटो शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 111 जो अनुच्छेद है इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनको वीटो शक्तियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये वीटो शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं वीटो शक्तियाँ? सबसे पहले बात करते हैं। देखो सबसे पहले है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। देखो यहाँ पे दोबारा से बात करते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। देखो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेने की जो शक्ति है, मतलब अनुमति नहीं दे रहा है, अपने पास रख लिया, तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा संसद में पारित किसी विधेयक पर अपनी जो अनुमति है उसको रोक लेने की जो शक्ति होती है ना उसको क्या बोलते हैं? आत्यंतिक वीटो कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं इस वीटो में संसद द्वारा पारित विधेयक समाप्त हो जाता है। जो आत्यंतिक जो वीटो होता है ना इसमें संसद ने जो विधेयक पारित किया है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और अधिनियम नहीं बन पाता है। अधिनियम नहीं बन पाता है। 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक पर, देखो 1954 में क्या होता है? पेप्सू
जो विनियोग विधेयक पर राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद ने इस वीटो का प्रयोग किया था। तो पूछ सकते हैं कि जो 1954 में जो पेप्सू जो विनियोग विधेयक आया था उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा वीटो का प्रयोग किया, तो उसको वीटो आएगा आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। देखो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग, राष्ट्रपति जो है इस वीटो का जो प्रयोग है प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। देखो राष्ट्रपति जो है आत्यांतिक जो वीटो है इसका जो प्रयोग है वो किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। देखो नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। देखो नेक्स्ट कौन सा वीटो है, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। देखो इसमें क्या होता है, संसद से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाना कैसा वीटो कहलाता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। देखो सीधी सी बात है, संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाना ही क्या, उस वीटो को क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए किसी विधेयक को यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दें तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। देखो अगर आपने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है ना, निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो इसमें क्या होता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए किसी भी विधेयक को यदि संसद के जो दोनों सदन हैं साधारण बहुमत से दोबारा से पास कर दें तो राष्ट्रपति इस बार जो है ना इस पर स्वीकृति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। इस बार तो देनी पड़ेगी, हम दोबारा से पास करा के ले आए हैं ना। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब धन विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक है ना इसमें आप पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकते हैं, तो इसको विलंबनकारी जो वीटो ना पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो निलंबनकारी जो वीटो है ना धन विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक है इस पर काम नहीं करेगा। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने लाभ का पद विधेयक अधिनियम 2006 को इस वीटो के तहत संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था। देखो इसमें क्या है कि जो अब्दुल कलाम थे इन्होंने क्या था कि लाभ का पद विधेयक 2006 में जो विलंबनकारी जो वीटो है इसके द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। कौन से विधेयक को, लाभ का पद विधेयक 2006 कि इसमें यह था कि कौन सा पद लाभ का है कौन सा लाभ का नहीं है। नेक्स्ट है JB वीटो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 111 में किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा पुनर्विचार के लिए लौटाने हेतु समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देखो अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने या पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कोई समय सीमा का क्या नहीं है, प्रावधान नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया न करना, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को न तो अनुमति दे और न ही अनुमति रोके और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो ये जो वीटो होता है ये क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। इसमें क्या होता है, 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया था। 1986 में डाकघर संशोधन जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। मतलब न तो विधेयक पर अपनी अनुमति दी, न इसको लौटाया, न पुनर्विचार के लिए कुछ नहीं किया इसका ना, तो इसको बहुत बोलते हैं पॉकेट वीटो।
इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 113(3). इसमें क्या होता है, किसी अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति की सिफारिश की जाए। देखो, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाए या अन्यथा नहीं, तो उसको अनुच्छेद 113 में ये कहा है। देखो अनुच्छेद 13 में क्या कहा है, अनुच्छेद 113 में क्या कहा है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, कि जो राज्य जो विधानमंडल है उसके द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2। हाँ जी, अब इसमें क्या होता है, देखो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति से अधिनियमित रूप ले लेते हैं। मतलब यदि राज्य विधानमंडल कोई विधेयक को पारित करे तो राज्यपाल की अनुमति से जो ना वो अधिनियम का रूप ले लेते हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल ऐसे साधारण विधेयक की अनुमति दे सकता है। ऐसे जितने भी जो साधारण विधेयक हैं उनकी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या क्या कर सकता है, अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। कि अनुच्छेद 200 कहता है कि ऐसे साधारण जो विधेयक है उनकी अनुमति दे भी सकता है राज्यपाल, अनुमति रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, या कह सकता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ उस चीज़ को अपने पास रिजर्व रख सकता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है वे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही अधिनियम का रूप लेते हैं। मतलब जिन विधेयकों पर जो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल रखता है तो उसके बाद में क्या होते हैं, वे जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही अधिनियम का रूप लेते हैं। इसके अनुसार क्या है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति ऐसे साधारण विधेयकों को अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 201 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है ऐसे साधारण जो विधेयक हैं जो राज्यपाल ने विचार के लिए दिए हैं, साधारण विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। इसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयकों को राज्य विधानमंडल यदि 6 माह की अवधि में साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। देखो इसमें भी क्या होता है, राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा दे और राज्य विधानमंडल 6 माह की अवधि में है ना साधारण बहुमत द्वारा पुनः उसको पारित कर दे तो राष्ट्रपति इस बार जो है ना अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है ना। लेकिन जैसे संसद कर दे तो उसके लिए अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य विधानमंडल से पारित अथवा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। देखो क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया है, क्या है, धन विधेयक है, तो राष्ट्रपति जो है अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक भी सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्यादेश प्रतिस्थापित करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास जो है ना अध्यादेश प्रतिस्थापित करने की क्या होती है, शक्ति होती है। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में। इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कानून बनाने की जो शक्ति है सामान्यतः व्यवस्थापिका में निहित होती है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विधि निर्माण की शक्ति अस्थायी रूप से कार्यपालिका को प्रदान कर दी जाती है। मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या कहती है, कानून बनाने की जो शक्ति है वह व्यवस्थापिका के पास है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है उसमें विधि निर्माण की जो शक्ति है वो अस्थायी रूप से कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है
कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून ही अध्यादेश कहलाते हैं। कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने का क्या है? अधिकार है। कहते हैं कि अध्यादेश प्रतिस्थापित करने की जो शक्ति है अधिनियम 1935 से प्रभावित है। जो अध्यादेश दो प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो कौन से अधिनियम से प्रभावित है? अधिनियम 1935 से प्रभावित है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र दोनों अथवा कोई भी सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं, तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक है, तो संघ सूची या समवर्ती सूची के किसी विषय पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। देखो क्या सीधी सी बात है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भाई ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है तो तुरंत कार्रवाई किया जाना क्या है? आवश्यक है, तो संघ सूची या समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर जो है ना राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश क्या कर सकता है? प्रख्यापित कर सकता है। इसके बाद में देखो इसका अर्थ यह है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए निम्नलिखित दो परिस्थितियां आवश्यक हैं। देखो अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? उसके लिए दो परिस्थितियां आवश्यक है। दो परिस्थितियां कौन कौन सी? पहला है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो पहली परिस्थिति तो ये हो गई। दूसरा है ऐसी परिस्थितियां हों कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। मतलब एक तो संसद का सत्र भी नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद में देखते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का जो प्रयोग है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है, स्वयं विवेक से नहीं। मतलब जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसका प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पे ही करता है। खुद के विवेक पे कभी भी राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी नहीं करेगा। इसके बाद में है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश को, देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश को वही बल अथवा शक्ति प्राप्त होती है जो संसद द्वारा पारित किसी कानून को प्राप्त होती है। मतलब कहता है कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है ना उसको वही बल प्राप्त होता है और वही शक्ति उसमें होती है जो संसद के द्वारा जो पारित कोई विधेयक है ना या किसी कानून को प्राप्त होती है ना, यही है सीधे मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है संसद की विधायी शक्ति की सह विस्तारी होती है। देखो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति हो वो संसद की विधायी शक्ति की क्या है? सह विस्तारी होती है। अर्थात इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। देखो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है ना संसद की विधायी शक्ति का सह विस्तारी होती है। मतलब संसद को जिस बारे में शक्ति प्राप्त हो उसी का विस्तार है कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद को जिन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है उन्हीं विषयों पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, बाकी पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। अध्यादेश के द्वारा ना संविधान को आप संशोधित नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 13(3) में अध्यादेश को भी विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। अध्यादेश जो है ना इसको भी कानून के अंतर्गत ही शामिल किया गया। इसका अर्थ है कि कोई अध्यादेश मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं हो सकता है ना। कोई भी जो अध्यादेश है वो मौलिक जो अधिकार हैं उनसे असंगत नहीं हो सकता। ऐसे अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसे जितने भी अध्यादेश हैं इनका क्या कर सकते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है
कि कोई अध्यादेश संसद के नए सत्र के शुरू होने से 6 माह की अवधि तक ही प्रभावी रहता है। कोई भी जो अध्यादेश है वो संसद का जो नया सत्र शुरू हुआ है उससे 6 माह की अवधि तक ही क्या रहेगा, प्रभावी होगा। और संसद इस 6 माह की अवधि में पूर्व भी इसका अनुमोदन कर इसे समाप्त कर सकती है। अर्थात अध्यादेश अल्पकालीन प्रवृत्ति होते हैं। जो अध्यादेश होते हैं ना, केवल अल्पकालीन प्रवृत्ति के लिए होते हैं। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन समझते हैं दोबारा कि कोई भी दो अध्यादेश है संसद के नए सत्र के शुरू होने के 6 माह की अवधि तक ही क्या होता है, प्रभावित होता है। और संसद के 6 माह की अवधि से इसको पूर्व अनुमोदित डिस्प्रूव कर इसे समाप्त भी कर सकती है ना। अर्थात अध्यादेश जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अल्पकालीन प्रवृत्ति होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि संसद सत्र के प्रारंभ होने से 6 माह की अवधि तक अध्यादेश का कोई निर्णय ना ले तो यह समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है कि यदि संसद सत्र के प्रारंभ होने की 6 सप्ताह की अवधि तक कोई निर्णय ना ले तो ये अध्यादेश है स्वतः समाप्त हो जाएगा। मतलब अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन उसको कैसे दोबारा से कानून का रूप बना के संसद में पारित करना, उससे कोई क्रियाविधि नहीं हो रही, कहने का मतलब। देखो आगे बात करते हैं। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अवधि में सत्र में आए, देखो जब दोनों सत्र जो है अलग अलग अवधि के लिए आए तो 6 सप्ताह की जो अवधि की जो गणना है उस तारीख से होती है जिस दिन दूसरे सत्र का क्या होता है, प्रारंभ हुआ है ना। ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी समय जो है ना अध्यादेश को वापस ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी में संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियमित अनुदेश इंस्ट्रक्शन मिलने के पश्चात ही अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। देखो यूनियन जो टेरिटरी में जो गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वो अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, जब उसको राष्ट्रपति के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वो खुद की मर्जी से नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में सलाह लेना। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, वो कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 143 में। इसमें क्या है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। यह जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से प्रभावित है। देखो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की क्या है, शक्ति प्राप्त है। और ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143 में है। इससे आगे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के मामलों की निम्नलिखित 2 श्रेणियां हैं। सर्वोच्च जो न्यायालय है उससे परामर्श लेने के मामलों की जो है कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं। अब कैसे हैं देखने हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि अनुच्छेद 143(1) के अनुसार ऐसे मामले जिनमें राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना क्या है, समीचीन है। देखो पहली स्थिति में कब लेगा सर्वोच्च न्यायालय से, जब उसको लगे। अनुच्छेद 143(1) क्या कहता है कि ऐसे मामले जिसमें राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना क्या है, जरूरी है, तो वहाँ पे ले सकता है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 143(2) के अनुसार क्या है, ऐसे मामले जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले ही संधियों या समझौतों से संबंधित हैं, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट से राय लेगा। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि ऐसे मामले जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले की संधियों और समझौतों से संबंधित है, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। अनुच्छेद 143(2) के अनुसार। अनुच्छेद 143(1) के अनुसार क्या है, 143(1) के तहत आने वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे सकता है अथवा राय देने से इनकार भी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 143(2) के तहत आने वाले जो मामले हैं
उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है राय देने के लिए क्या होगा, बाध्य है। अनुच्छेद 143 के तहत तो क्या होगा कि सर्वोच्च जो न्यायालय है वो राय दे भी सकता है और राय देने से इनकार भी कर सकता है। लेकिन 143(2) जो है ना, उसमें क्या होगा, इसके तहत जो आने वाले जो मामले हैं उसमें राष्ट्रपति जो है, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो राष्ट्रपति को राय देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। उक्त दोनों ही श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो बेइज्जती वाला काम हो गया। देखो अनुच्छेद 143(1), इसमें क्या होता है, संसद जो है ना राष्ट्रपति को, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो राष्ट्रपति को राय दे भी सकती है, नहीं दे भी सकती है। लेकिन 143(2) है ना, इसमें जो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो राष्ट्रपति को राय देने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन ये 143 और 2 दोनों में है ना, इसमें देखो एक मिनट, देखो जो दोनों मामले अपन ने पढ़े 143(1) और 143(2), इस दोनों मामलों में ना सर्वोच्च न्यायालय की जो राय मानना है ना, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति इसकी राय को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए कुल 15 मामले संदर्भित किए हैं। अब तक राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श के लिए कितने मामले संदर्भित किए हैं? कुल 15 मामले हैं। एक तो है दिल्ली विधि अधिनियम 1951 पहला मामला है, और 15वां जो मामला है 2G स्पेक्ट्रम मामला 2012 में सबसे नवीनतम मामला है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट कौन सी बात है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो अनुच्छेद 72 में है। देखो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड जो पनिशमेंट है या दंडादेश है सेंटेंस को क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है मतलब कम कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम अथवा प्रविलंबन कर सकता है। देखो सीधी सी बात है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष जो ठहराए गए व्यक्ति को है ना, दंड जो है ना पनिशमेंट या दंडादेश सेंटेंस को क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है सजा को है ना, परिहार कर सकता है, विराम अथवा प्रविलंबन भी कर सकता है, रोक सकता है कि भाई रोक लगा दो, है ना। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की यह शक्ति, देखो अनुच्छेद जो 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की जो यह शक्ति जो है ये निम्नलिखित 3 मामलों में होती है। कौन कौन से 3 मामले हैं राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के? पहला है यदि दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है। यदि ये जो दंड जो है ये किसने दिया है? सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया है ना, तब राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 मामलों में होती है। हाँ, जब दंड या दंडादेश जो है ये सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है। पहला, यदि दंड या दंडादेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत शामिल है। और तीसरा है ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्युदंड का आदेश दिया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हों अथवा राज्य से, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति जो है ना क्षमा कर सकता है। कहाँ कहाँ पे क्षमा कर सकता है? यदि दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है। दूसरा है यदि दंड या दंडादेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तीसरा है ऐसे मामले जिनमें मृत्युदंड का आदेश दिया गया है, चाहे वो मामले संघ से संबंधित हो या राज्य से। तो ये इन 3 मामलों में ना राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति उसको प्राप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के समाधान की यह शक्ति निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के जो समाधान की ये जो शक्ति है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सबसे पहली है पूर्ण क्षमा। नाम से पता चल रहा है पूर्ण क्षमा। इसके तहत अपराधी पर साबित अपराध तथा उसे सजा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। पूर्ण क्षमा में पैराडोन में क्या होता है? परडोन में क्या होता है कि अपराधी पर जो साबित जो अपराध है या उसे जो सजा प्राप्त हुई है पूर्णतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरी है लघुकरण, कम्यूटेशन। दूसरा है लघुकरण। इसमें क्या होता है?
सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सज़ा कम करना, इसको बोलते हैं लघुकरण। जैसे अर्थात किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन या लघुकरण। जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया तो लघुकरण कर दिया ये, है ना। नेक्स्ट है रेमिशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिहार। इसमें क्या होता है, सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सज़ा कम करना। जैसे रेमिशन में क्या होता है, 10 वर्ष की कठोर कारावास था, उसको 5 वर्ष के कारावास में बदल दिया, तो ये क्या हो गया, रेमिशन हो गया। इसके बाद में है विराम। विराम इसको बोलते हैं रेस्पाइट। इसमें क्या होता है, अपराधी की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। अपराधी की विशिष्ट अवस्था के कारण उसकी दंड की जो कठोरता है उसको कम करना, उसको बोलते हैं विराम। इसमें क्या होता है, कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदलकर भी की जा सकती है। कठोरता में जो कमी है ना, ये दंड की प्रकृति को बदलकर भी की जा सकती है, दंड की मात्रा कम करके भी की जा सकती है। दोबारा से देखते हैं, विराम क्या होता है, अपराधी की विशिष्ट अवस्था के कारण, मतलब अपराधी कोई ऐसी अवस्था में है तो उसके दंड की कठोरता को कम करना, उसको बोलते हैं रिस्पाइट, है ना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदल कर भी की जा सकती है, दंड की मात्रा कम करके भी की जा सकती है। अब इस कैसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं, जैसे गर्भवती महिला को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना, या किसी वृद्ध व्यक्ति को कठोर कारावास के स्थान पर साधारण कारावास देना, तो इसको बोलते हैं विराम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिलंबन। नेक्स्ट है प्रतिलंबन, रिप्राइव। देखो इसमें क्या होता है, मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। मृत्युदंड जो है ना, उसको अस्थायी तौर पे क्या करना, निलंबित कर देना, उसको बोलते हैं रिप्राइव, है ना। देखो ऐसा आमतौर पर तब किया जा सकता है, तब किया जाता है जब दोष सिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की दया याचिका लगा रखी हो। देखो ऐसा आमतौर पर कब किया जाता है, जब दोष सिद्ध जो व्यक्ति है उसने दोष सिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की याचिका लगा रखी हो तथा राष्ट्रपति उच्च याचिका पर निर्णय करने की प्रक्रिया में हो। देखो दोबारा से बात करते हैं, प्रतिवलंबन क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, मृत्युदंड को स्थायी तौर पर क्या करना, निलंबित कर देना। मतलब किसी को फांसी की सज़ा होने वाली थी, थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन करना। देखो ऐसा कब होता है, जब दोष सिद्ध व्यक्ति या दोष सिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की याचिका लगा रखी हो, तभी अपन इसको निलंबित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तथा राष्ट्रपति उस याचिका पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हो, तो उसको बोलते हैं प्रतिविलंबन, रिप्राइव। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नोट डाल के लिखा है, भारत सरकार कार्यकरण अधिनियम। देखो दोबारा से देखते हैं इसको, भारत सरकार कार्यकरण नियम 1961 के तहत किसी भी सज़ा का क्षमादान, प्रतिविलंबन या निलंबन किए जाने से संबंधित मामला केवल राष्ट्रपति के समक्ष ही पेश किया जा सकेगा। मतलब कहीं क्षमादान चाहिए, प्रतिविलंबन चाहिए, निलंबन चाहिए, तो इससे संबंधित जो मामले हैं वो केवल राष्ट्रपति के समक्ष ही पेश किया जा सकेगा। इसके बाद में देखते हैं, दया याचिका के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए किसी अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। देखो दया याचिका है, इसके निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास है ना, किसी अवधि का निर्धारण नहीं किया गया कि भाई 5 दिन में तेरे को दया याचिका देनी है, जल्दी बताओ वरना कल तो फांसी हो जाएगी। तो इसके लिए कोई अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके बाद में देखो, राष्ट्रपति को यह शक्ति 2 स्वरूपों में प्रदान की गई है। अब वो 2 स्वरूप कौन कौन से हैं, इसकी अपन चर्चा करते हैं। पहली है कि विधि के संचालन में हुई न्यायिक त्रुटि को ठीक करने के लिए, पहला ये है। दूसरा है ऐसे दंड से राहत प्रदान करने में जिसे राष्ट्रपति अनावश्यक समझे। तो ये 2 स्थितियां हैं जिसमें, तो देखो ये 2 स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है ये इस रूप में मिल दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं
इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां हैं इसमें तुलना करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो समाधान की जो शक्तियां हैं इसमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का जो विस्तार है उन विषयों तक प्रभावी है जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। देखो राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है का जो विस्तार है कहाँ तक है, उन विषयों तक है जहाँ तक संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है उसका विस्तार है। जबकि राज्यपाल की समाधान शक्तियों का विस्तार कहाँ तक है, जबकि राज्यपाल की समाधान शक्ति का जो विस्तार है उन विषयों तक है, वो विषय हैं जहाँ तक प्रभावी है जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, विस्तार है। सीधी सी बात है, जहाँ तक संघ जो सेंटर जो गवर्नमेंट है जहाँ तक उसके पावर है वहाँ तक राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है, जबकि जहाँ तक स्टेट को पावर है ना उन विषयों तक प्रभावी है राज्यपाल की समाधान की शक्ति जहाँ तक राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्ति है उसका विस्तार है। देखो इसमें है मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। देखो सीधी सी बात है, मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति का जो विस्तार है संघ या राज्य दोनों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक क्या है, प्रभावी है। मृत्युदंड के मामले में बात की जाए तो राष्ट्रपति की जो समाधान की जो शक्ति का जो विस्तार है संघ और राज्य दोनों की जो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक क्या है, प्रभावी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सैन्य न्यायालय से संबंधित मामले में, सैन्य न्यायालय से संबंधित मामले में राष्ट्रपति समाधान कर सकता है लेकिन राज्यपाल समाधान नहीं कर सकता। सैन्य मामलों से संबंधित मामले में क्या, जो सैन्य जो मामले हैं उसमें है ना राष्ट्रपति समाधान कर सकता है लेकिन राज्यपाल समाधान नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्ण समाधान नहीं कर सकता, हालांकि वह मृत्युदंड का क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है अथवा प्रविलंबन का प्रयोग कर सकता है। देखो मृत्युदंड के जो मामले हैं ना उस पर राज्यपाल जो है ना पूर्ण समाधान नहीं कर सकता, भाई तेरी फांसी की सजाई माफ़ कर दी। हालांकि वह मृत्युदंड पर क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, मतलब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, विराम कर सकता है अथवा प्रविलंबन डिले कर सकता है उसमें, है ना। राष्ट्रपति मृत्युदंड पर पूर्ण क्षमा भी कर सकता है, राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड पे पूरी तरह से माफ़ भी कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तो आज की क्लास में इतना ही। राष्ट्रपति की जो वित्तीय जो शक्तियाँ हैं इनको अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।